नमस्कार दोस्तों। मैं दुष्यंत। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। उसके लिए स्टूडेंट्स के डाउट भी रहते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, किसी बुक में क्या है, किसी में क्या नहीं है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं सेलेक्टेड, उनमें से एक क्वेश्चन जो है ये है जिसको मैं आप लोगों के साथ में लेके आऊँ। बेसिकली ये पहला क्वेश्चन है आपको इस सीरीज़ का, जिसको एक मैंने नाम दिया है भ्रम। ठीक है, तो इसमें आप ये सोच सकते हो कि इन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा बहुत डाउट भी रह सकता है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूं, ताकि आप उस बात को समझ सको कि इसका आंसर होना क्या चाहिए था और कभी कभी डिस्कशन में किस तरह से इसको लेके आया जाता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ में स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है आपको। An electric pole is 5 meter high and it's fixed to the ground. It carries a wire at the top and free to move sideways. Over there, the effective length of the pole is। ठीक है, आपको ये इस तरह से एक हिंट दे रखा है कि भाई एक इलेक्ट्रिक पोल है और उस पे वायरिंग जो है वो एक डायरेक्शन में जा रही है और दूसरे डायरेक्शन में वो फ्री है। ठीक है, इतना सब कुछ है। आंसर पे कुछ देर के बाद आते हैं। पहले आप यहाँ देखो कि जैसे इलेक्ट्रिक पोल की बात करते हैं तो वो तीन जगह पॉसिबल हैं। कौन कौन से हैं? तो उसमें इस तरह से देखो, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ये कोई डेड एंड है। ठीक है, ये कोई रोड हो गया, या ये हो सकता है। ठीक है, जिसमें रोड जो है वो चारों साइड में है। एक ऐसा इलेक्ट्रिक पोल भी हो सकता है जो इस कंडीशन के साथ है। मैं इलेक्ट्रिक पोल बताता हूँ कि आप ऐसे सोचो कि एक इलेक्ट्रिक पोल यहाँ है। ठीक है, अब इसमें जो वायरिंग, मतलब इसमें जो वायरिंग आने वाली है वो किस डायरेक्शन से आएगी? वो यहाँ से आएगी, इधर चली जाएगी। और एक वायरिंग आएगी, मतलब मिड में नहीं होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, लेकिन ये वायरिंग इस साइड से आने वाली है, मतलब तीन डायरेक्शन से आ रही है। फोर्थ में वायरिंग नहीं है। इसमें देखोगे, इसमें वायरिंग क्या हो सकता है कि कोई जंक्शन पॉइंट के लिए आप सोच लो, मतलब मैं इसको बना रहा हूँ वायरिंग के बेसिस पे जंक्शन के लिए। तो एक वायरिंग इधर से और यहाँ से। तो चारों साइड से वायरिंग है जो इसमें आती हुई दिखाई दी। थर्ड केस में जो वायरिंग है रोड के अलोंग अगर होगा तो ऐसा कुछ है ये इलेक्ट्रिक पोल के लिए। अब ये जो तीन अलग अलग केसेस हुए, तो इसमें बड़ा लॉजिकल है कि यार अब अगर कॉलम के गिरने के चांसेस देखा जाए या कॉलम के सपोर्ट करने की कंडीशंस देखी जाए तो कैसे होगी। सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रिक पोल है तो वो बॉटम में कुछ इस तरह से अर्थ में एम्बेडेड होगा। ठीक है, या यूं कह सकते हो कि ऐसा कुछ बना हुआ होगा तो कंक्रीट के साथ में आपको दिखाई देगा। ऊपर होगी वायरिंग। वायरिंग में आप ये मान लेना कि भाई ऐसी कुछ वायरिंग है। अब यहाँ पर जो केस है वो ये कि हम लोग कहते हैं कि बॉटम और टॉप दोनों में से रिजिडिटी ज़्यादा किस में? रिजिडिटी का मतलब है टाइटली होल्ड करने की टेंडेंसी कहाँ ज़्यादा दिखाई देगी? तो ऑफ कोर्स सी बात है बॉटम में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसको अर्थ में रखा हुआ है, इंसर्ट किया हुआ, गार्ड दिया गया है वहाँ पर वो। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको वो कह सकते हैं रिजिडिटी मिल जाएगी यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद में टॉप में देखो, अगर वायरिंग है तो उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें मूवमेंट जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? उसको ऐसे समझना है कि किसी भी साइड, जैसे मेरे ही दोनों हाथ है, दोनों डायरेक्शन में अगर इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का फोर्स लग रहा है तो मेरा मूवमेंट नहीं होगा। अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो उसको मैं क्या बोलूंगा? रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, वो हो गया रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन, मेरा मूवमेंट नहीं है। लेकिन बॉटम को अगर मैं देख रहा हूं तो बॉटम में तो टाइटली उसको होल्ड कर लिया, और टॉप में जब देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि जितनी रिजिडिटी या जितनी टाइटली होल्ड मैंने बॉटम में किया है इतना टॉप में नहीं है। तो उसको हम लोग कहेंगे बट फ्री टू रोटेट। तो इसको क्या कह सकते हैं कि ऊपर में एक तो ये कंडीशन थी और दूसरी क्या है? फ्री टू रोटेट। तो ये वर्ड मैं आपको क्यों बता रहा हूं?
ठीक है, ये वर्ड मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये हिंट देगा, वायर आते ही ये कंडीशन आ जाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में, जैसे मैं मेरी ही बात करूं, मेरे लिए यहाँ पे था, तो मैं अगर दूसरी साइड में वायरिंग नहीं है तो मेरे लिए बहुत अलग कहानी होगी। तो पहले मैं आपको इन केसेस के बारे में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो, वायरिंग 3 डायरेक्शन से आ गई, इसमें इधर की डायरेक्शन में कोई भी वायरिंग नहीं है, लेकिन कभी भी देखोगे तो इसकी स्टेबिलिटी में बड़ी इशू आती है। इसके चलते क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट दे देते हैं। कैसा होगा कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक पोल है तो उसमें वायरिंग तो इधर से आ गई, लेकिन लास्ट में जाके यहाँ पर कुछ अर्थ में उसको हम लोग एम्बेडेड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोल, और ये यहाँ पर उसको जो पीछे की डायरेक्शन में होगा कहीं ना कहीं पे उसको सपोर्ट दे देते हैं, तो उसके चलते ये कॉलम यहाँ सस्टेन कर जाता है। इसमें देखोगे सेकंड कंडीशन में, तो इसमें तो भैया चारों तरफ से वायरिंग है। अगर चारों तरफ से वायरिंग है तो गिरने के चांस है ही नहीं, सभी डायरेक्शंस में होल्ड कर लिया। इस वाले में देखो, इसमें वायरिंग इस डायरेक्शन में है, राइट। कहने का मतलब ये इस डायरेक्शन में इसको वायरिंग मिल चुकी है, तो ये अगर गिरता है तो गिरने की डायरेक्शन एक की रहेगी, कौन सी, ये वाली, गिर जाएगा इस केस के अंदर ये। ठीक है, तो जहां ये इस तरह से गिर सकता है, तो मेरे पास में 3 ऑप्शंस आए इलेक्ट्रिक पोल को पढ़ने के। ठीक है, पहला केस 1 ये हो गया, केस 2 जिसमें चारों साइड से, इसमें 3 साइड से और उसमें 2 साइड से। तो तीनों में से जो मोस्ट डेंजरस कंडीशन है वो कौन सा है, वो है हमारे पास में थर्ड वन, जहां पर इलेक्ट्रिक पोल गिर सकता है, जिसमें एक साइड में वायरिंग हुआ और दूसरे साइड में वायरिंग नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा इन दोनों में तो हमें डर ही नहीं है, अब इसमें डर था हम लोगों को, तो अब इसके लिए चेक करते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग इसकी कहानी को जो बनाते हैं, तो इसमें इस तरह से देखना, मैंने क्या किया कि भाई इलेक्ट्रिक पोल के लिए यहां पर 2 कंडीशंस ली, बॉटम में उसको मैंने टाइटली होल्ड कर दिया। ठीक है, अब वो 2 तरह की कंडीशंस के साथ हमें वहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक बात सोचो कि जहां कॉलम को मैंने वायरिंग दे दी है, इलेक्ट्रिक पोल को मैंने वायरिंग दे दी है, तो क्या वहां पे रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन आ गया। भाई जैसे कहा ना कि उसका मूवमेंट नहीं हो सकता, क्या सेम टाइम पे ये भी आ चुका है कि बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, होता नहीं है, लेकिन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू बॉटम, टॉप में रिजिडिटी कम है, टाइटनेस कम है, इस रीजन के चलते। तो हमारे लिए क्या हो गया कि वो कनेक्शन कुछ और नहीं होके ऐसा कुछ कन्वर्ट हो चुका है वहां पे। ठीक है, ये कब है, विद वायरिंग। ठीक है, अच्छा दूसरा कंडीशन, दूसरे डायरेक्शन में तो वायरिंग है ही नहीं, जब नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, विदाउट वायरिंग। अब अगर ऐसा कोई केस हुआ तो इन दोनों के लिए पहले तो इफेक्टिव लेंथ लिख लो। इसके लिए इफेक्टिव लेंथ कितना है एज पर द कोड, 0.8L, और ये कितना हो गया 2L। बढ़िया। अब यहां देखो हम लोगों ने क्या किया कि यार इसके लिए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन को सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्यों, क्योंकि कंक्रीट का भी हो सकता है B, और ये हो गया D, यहां से लेके यहां तक। तो IXX वो क्या होगा, BD³/12, IYY DB³ डिवाइडेड बाई 12। अच्छा ये IYY कौन सा है बेटा, ये रहा, मैं इनके दोनों के थोड़े से कलर चेंज कर देता हूं। ये हो गया X एक्सिस और ये है Y एक्सिस। तो आपको IX, अरे ठीक है, IXX और IYY दोनों दिखाई देंगे। इन्हीं को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें जब देखोगे तो यहां से अगर मेरे को ऑब्टेन करना है तो A इंटू RXX², तो यहां से क्या ऑब्टेन हो जाएगा आपको, क्या BD³/12, एरिया क्या है B इंटू D, तो उससे हमें क्या मिलेगा, RXX इक्वल टू D/√12। यहां देखो इसमें जब देखोगे तो A इंटू RYY², ठीक है, DB³ डिवाइडेड बाई 12, तो RYY इक्वल टू क्या मिलेगा, B/√12। यहां से एक छोटा सा पॉइंट और उठाओ कि अगर सपोज किसी के अंदर, इसकी थोड़ी सी डेंसिटी कम कर लेते हैं, इसमें देखो अगर मैं कहता हूं कि B और D दोनों में से देखते हैं तो ये ज्यादा है, तो ये तो स्टेटमेंट तब भी वैलिड होगा तब जब √12 से डिवाइड कर दो, मैथमेटिक्स कहता है इस बात को। इससे क्या मिला, क्या RYY और RXX दोनों में से हायर कौन सा है, RXX।
जिसमें जितना ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन होगा आई की वैल्यू उसके लिए उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगर ऐसा कोई लॉजिक है, ठीक है, तो भाई मेरे पास में एक मेंबर में दो रेडियस ऑफ गायरेशन थी, आर एक्स एक्स और आर वाई वाई। अब सीधा सिंपल सा लॉजिक होता है ये कि कोई भी मेंबर सेक्शन जब जितना ज्यादा रोटेट होने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए, बेसिकली आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर ऐसा कुछ है तो इफेक्टिव लेंथ एक साइड में है 2L और एक साइड में है 0.8L। मेरे पास में दो रेडियस ऑफ गायरेशन है, आर एक्स एक्स और आर वाई वाई। तो दोनों में से मुझे सेलेक्ट करना है। इस बात को ऐसे सोचो कि यार मुझे सेलेक्ट करना है तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है, या तो 0.8 के साथ में मैं क्या दे दूं, आर एक्स एक्स दे दूं, और इसके साथ क्या दे दूं, आर वाई वाई। वो तो अपने आप आ गया, इसको दिया आर एक्स एक्स तो इसको आर वाई वाई देना पड़ेगा। रीजन क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल में एक ही मेंबर के दो ही तो एक्सिस हो सकती हैं, तो ये रह गया। या फिर हम लोग क्या करें कि इसकी जगह पे दे दें 0.8L डिवाइडेड बाई आर वाई वाई, और दूसरा यहां पर हम लोग दे देते हैं 2L डिवाइडेड बाई आर एक्स एक्स। दो पॉसिबल है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा यहां से हम लोग मतलब नीचे लेके चलता हूँ इसको, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये रह गया 0.8L डिवाइडेड बाई आर एक्स एक्स, ये होगा 2L डिवाइडेड बाई आर वाई वाई। अगर ऐसा है तो दूसरा कंडीशन, एक हो गया 0.8L डिवाइडेड बाई आर वाई वाई और दूसरा है 2L डिवाइडेड बाई आर एक्स एक्स। तो एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर मैं कहता हूँ कि इनमें से किसी कॉलम के फेलियर होने के चांसेस अगर मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है, तो किसके ज्यादा दिखेंगे मेरे को, किस कंडीशन में ज्यादा चांसेस होंगे कि भाई वो कॉलम यहां पर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर आपको इस तरह से मिलेगा कि जब हमारे पास में आर एक्स एक्स यहाँ है और आर वाई वाई यहाँ है, तो क्या ये बहुत अच्छे से कहा जा सकता है कि इस कंडीशन के अंदर ये केस 1 और ये केस 2, तो दोनों में से इफेक्टिव लेंथ में तो चेंज कर नहीं रहे, रेडियस ऑफ गायरेशन में चेंज कर रहे हैं। तो इसको ज्यादा कर दिया, इसको कम कर दिया, तो क्या ये नहीं कह सकते कि यहां पर भले ही हमने बचा लिया होगा थोड़ा बहुत, यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा देखे, लेकिन सेम टाइम में जहां इफेक्टिव लेंथ बहुत ज्यादा है, तो क्या उसको रेडियस ऑफ गायरेशन कम देके उसके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए होंगे वहां पे। तो अगर फेलियर होने से मुझे बचाना है तो क्या करूं, जिसके लिए जितनी इफेक्टिव लेंथ है रेडियस ऑफ गायरेशन उसके लिए उतनी ही ज्यादा देना चाहिए। तो ये वाला दे दिया मैंने। अब अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट आपने दिया तो अल्टीमेटली आपने क्या किया कि उसको सेक्शन को रोटेट होने से बचा लिया। तो ये यहां से हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, ये कभी नहीं दिया जाता। अब इस बातों को मैं थोड़ा सा लेके आता हूं प्रैक्टिकल चीजों के साथ में। बेटा देखो, ये आपने सभी ने ऐसा अगर देखोगे तो ये हमारे पास में एक आई सेक्शन है, ठीक है, ये हो गया वेब पोर्शन, फ्लैंज, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहां से आपको ये दोनों फ्लैंज दिखाई दे रही है और ये है वेब। अब इस अरेंजमेंट को आपको देखना है तो होगा क्या कि ये अरेंजमेंट जैसे अगर मैं रखता हूं तो इसमें तीन एक्सिस हैं। तीन एक्सिस कौन सा, जेड एक्सिस, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस इसको बोल दिया जाता है। एक होता है एक्स एक्सिस, तो वो यहां से देखोगे तो मिलेगा आपको एक्स एक्सिस। दूसरा होता है वाई एक्सिस। अब मेरे को आर एक्स एक्स पता करना है तो एक्स एक्सिस में सेक्शन को रोटेट करने की कोशिश करो, ये होता है आर एक्स एक्स, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन। ये होता है वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, जो इस तरह से होगा। तो एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये मेंबर रोटेट होता है तो किसके अबाउट होगा, वाई वाई एक्सिस के अबाउट। ये है वाई वाई एक्सिस रोटेट होगा, तो क्या ये वाई वाई एक्सिस में रोटेट हो गया इस तरह से इजीली, ठीक है। एक्स एक्सिस में रोटेट नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से और समझाता हूं। एक कॉपी है कोई, कॉपी देखो अंदर से, कॉपी के साथ समझा देता हूँ। जब इतना ही हुआ तो और 2 मिनट से ही। ठीक है, देखो इसमें अब ये मेंबर है तो इसके लिए मैं आपको इसलिए इस तरह दिखा रहा हूँ क्योंकि वहां पे वो फील नहीं आ पाती। तीन एक्सिस, जेड एक्सिस है ये, ठीक है, ये एक्स हो गया और ये है वाई। हर जगह हर सब्जेक्ट में ये पढ़ाता है, हर मास्टर ये पढ़ाएगा आप लोगों को, ठीक है।
तो ये हो गया x एक्सिस, ठीक है, और यहाँ होगा y एक्सिस। तो y एक्सिस की बात करो, ये कॉपी मजा नहीं आता, ठीक है, यहाँ देखो, फेंक दो इस कॉपी को, ठीक है, ये z, ये x और ये y, x है तो रोटेट यहां से होना है, नहीं हुआ, y है तो इस तरह से होना है। अब सीधा सिंपल सा कॉपी रोटेट कहाँ हुई, कॉपी के में इजीली वो बकलिंग दिखाई दे रही है, आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई देता आई सेक्शन में, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं तो डिफ्लेक्शन तो एक ही प्रॉपर्टी है। तो ये रोटेट हो रहा है y एक्सिस में, तो इसको सपोर्ट कहाँ देना होगा, y एक्सिस में, कि y एक्सिस के अबाउट एक वायरिंग इधर ले जाओ और इधर ले जाओ, तो क्या ये कभी ऐसे बकल हो पाएगा, नहीं होगा। और अगर ये बकल नहीं हुआ तो यहां देख लो, इस मेंबर के लिए, इस मेंबर के लिए x तो ये हो गया, y ये हो गया, तो ये y में बकल होगा, लोड ज्यादा होगा तब, ये तो रिजिड है, छोटा है लेंथ में, इसलिए नहीं होना है इसको, लेकिन अगर ये बकल होगा तो y में होगा, इसलिए वायरिंग मैंने यहां से दे दी, एक वायरिंग तो यहां से है, एक वायरिंग यहां है, तो इस मेंबर के लिए बॉटम से फिक्स्ड एंड कर दिया, तो वायरिंग दोनों साइड में रह गई। तो आपको दो अगर ऐसे मेंबर दिखाता हूं इस तरह से, ठीक है, दो मेंबर अगर देखोगे तो वायरिंग फेस टू फेस में दिखाई देगी आपको, ठीक है। अब ये मेंबर जो है वो ऐसे गिर सकते हैं, राइट, एक्स एक्सिस के अबाउट यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन हमने दिया है, लेकिन फ्री है ना, इधर तो नहीं जा पा रहा है ये कभी भी, क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर वहां पर वायर है जो कि इसको होल्ड कर लेगा, ठीक है, और इसको रेडियस ऑफ गायरेशन से बचा लेता है यहां पर। इसीलिए आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी कोई भी कॉलम देखते हो तो आपको ऐसे दिखाई देते हैं इलेक्ट्रिक पोल के, ये उसके पीछे का लॉजिक है यहां पर। अब अगर ऐसा है तो हमारे पास में आर वाई वाई आर एक्स एक्स हुआ, और यहां से आपके पास में लाइन मिल गई कि भाई इलेक्ट्रिक पोल अगर है तो इलेक्ट्रिक पोल पे वायरिंग आते ही उसको 0.8L मिला, दूसरे साइड में क्या है 2L, 2L को बचाने के लिए हद से हद मेरे पास में क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन आर एक्स एक्स। अब ये आ गया 0.8L। यहां पे बहुत लोगों का ज्ञान चलता है, इन्होंने पता नहीं क्या किया, कहां से पढ़ के आए कि एक अलग दुनिया बना दी इन लोगों ने, और इन्होंने ये कह दिया विद वायरिंग विदाउट वायरिंग जो है वो अलग अलग आंसर और हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक देता हूं, और बड़ा सीधा सिंपल सा, मुझे एक ऐसा इलेक्ट्रिक पोल बताओ जिसमें वायरिंग नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रिक पोल जिसमें वायरिंग नहीं है तो भाई उसको आपके गांव में या जिसने आपको पढ़ाया होगा उसके गांव में इलेक्ट्रिक पोल कहते होंगे, हमारे गांव में उसको स्ट्रीट लाइट कहते हैं, और पूरे भारत में जहां कहीं भी मैंने पढ़ा उसको स्ट्रीट लाइट ही कहा जाता है। क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर पोल है उसके अंदर वायरिंग टॉप तक जा रही है और वापस घूम के आ रही है, तो घूमने तो गई नहीं होगी, बल्ब जलाया था और आ गई, लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रिक पोल बोलना है तो उसमें वायरिंग आना बहुत जरूरी है। मतलब जैसे कि अगर आप इंजीनियर हो तो आपका सिविल इंजीनियर होना और आपकी लग्जरी लाइफ होना, या आपका द सिविल इंजीनियर या द इंजीनियर होना, वो फिक्स होता है वहां पे, ठीक है। बाकी इंजीनियर्स के साथ तो मेरे ऐसा कोई वो नहीं है, उस बात को बुरा ना माना जाए, ठीक है, जस्ट एक थ्योरी है जो बता रहे हैं। हम सिविल को पसंद करते हैं तो सिविल वालों को हमेशा ही प्रमोट करते हैं, बाकी ये कंसेप्ट सभी के लिए वैलिड है, तो ऐसा मत सोचना कि सर बाकी इंजीनियर्स का क्या, ठीक है, तो सभी के साथ में वैलिड है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपने बोला है इलेक्ट्रिक पोल तो इसका मतलब होगा कि उसमें वायरिंग है ही सही, बिना वायरिंग का इलेक्ट्रिक पोल होता ही नहीं, ठीक है। पहली चीज तो इस बात को मैं करेक्ट कर देता हूं, ठीक है, विद वायरिंग ये है, विदाउट वायरिंग ये है। अब आपके लिए रह गया कि जैसे ही आपने उसको वायरिंग दी है तो वो कितना आ गया 0.8L। अब यहां पर आ जाओ पिछले वाले क्वेश्चन में, ये थे 3 केसेस, पहले केस के अंदर वायरिंग कितने डायरेक्शन में 3, चौथी डायरेक्शन में मैंने यहां से सपोर्ट कर दिया, लेकिन है तो 4 में ना टोटल एक तरह से, तो इसके लिए अगर सभी डायरेक्शन से वायरिंग है दैट इज इलेक्ट्रिक पोल, तो इसके लिए इफेक्टिव लेंथ कितनी हुई भाई, लॉजिक लगाओ, इसके लिए इलेक्ट्रिक इसके लिए कितनी हुई 0. ठीक है, इसमें बताओ चारों साइड से वायरिंग दे दी, इसमें आंसर क्या रह गया 0.8L, बिल्कुल है, ठीक है। यहां जो वायरिंग मिलेगी उसमें क्या था, वायरिंग एक की डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में नहीं दिया, मानते हैं, तो दूसरे डायरेक्शन में 2L है, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में वायरिंग नहीं है उस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक पोल भी तो नहीं है, वायरिंग दिया है इसलिए वो इलेक्ट्रिक पोल है, और अगर वायरिंग दिया है फिर इलेक्ट्रिक पोल बना तो आंसर क्या रह गया 0.8L। तो आंसर इसका
0.8L। तो वो ये आंसर है जो आपको यहाँ पे मिलता है इसमें। देखो बेटा, फिर कहोगे, कभी कभी ये भी कह दिया जाता है, लॉजिक मैं फिर बता देता हूँ कि आपको तोड़ा कैसे जा सकता है। कभी कभी ये कहता है कि सर हमने इस एग्जाम में देखा था, इसका आंसर 12 दे दिया। होता है, क्योंकि उन पेपर के लिए ये भी तो कहते हैं कि वो गुप्ता एंड गुप्ता के कॉपीड है, वो यूथ के कॉपीड है। ठीक है, कह देते हैं ना ऐसे कि भाई इनके कॉपीड है वो पेपर, खुरमी के कॉपीड है, अगौर का कॉपीड है वो पेपर। अरे तो जिस एग्जामिनर ने खुद दिमाग लगाया ही नहीं, उसने किताब से उठा के अगर वहां दे दिया, तो उसके लिए मैं आपको ये बात के लिए थोड़ी ना बाउंड कर दूंगा कि बेटा कि उसका आपने जो आंसर वहां लिखा हुआ है वही आप अप्लाई करोगे। ठीक है, आप उसको अप्लाई कर लो ये कह के कि भैया हाँ मुझे पता है, मजबूरी आ गई है, पास हो गया हूँगा उस एग्जाम में। लेकिन उसी में आपने ये भी तो सुना होगा कि कई बार ऐसे पीएससीज के पेपर में उन क्वेश्चंस को चैलेंज किया जाता है। ठीक है, और बोलोगे तो ये गलतियां, ऐसी गलतियां जो पेपर्स में कई बड़े बड़े एग्जाम्स में भी होती है, कहते हैं ना ये भ्रम है। और भ्रम का तो कहना ही, मानना ही ये होता है कि जब तक उसको कोई बड़ा वो नहीं मान लेते, जब तक इसको सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता, तब तक सब जगह जो चल रहा है सो चल रहा है। जैसे पहले ये चला करता था, माना जाता था कि भाई जितने भी ये जो अर्थ है वो और सूर्य, उन दोनों में रिलेशन ये है कि सूर्य जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दुनिया में यही चल रहा था, सब भ्रम में जी रहे थे। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ, जिसने किया उसकी कहानी तो अलग है, लेकिन जिसने किया उसके बाद में काफी सालों तक माना नहीं गया था, लेकिन जब माना गया तब ये बात का आज के डेट में आप किसी भी बच्चे से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है ऐसे ऐसे। लेकिन ये भी भ्रम है, इसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, मुझे नहीं पता वो कितने सही है नहीं, बड़ा अच्छा लगता है कि सन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता हुआ जा रहा है और अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। मुझे नहीं पता ये कितना सत्य है या नहीं, लेकिन इतना तो मैं मानता हूं कि हाँ, अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ऐसे ही ये एक भ्रम है आप लोगों का, अगर आप अभी भी ये बात के लिए मानते हैं कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल इज 12। हाँ, ये कह सकते हो कि उसके अंदर 12 भी होता है, राइट, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली में अगर आप जब देखते हो जिसके लिए उसे बनाया गया वो अपने आप में 0.8L था। एक एग्जाम्पल के साथ देता हूं, जिंदगी में याद रखेंगे और शायद उसके बाद में ये भ्रम कभी आपको रहेगा नहीं। जैसे आपने कभी पिज़्ज़ा खाया हो, नहीं खाया हो तो मैंने तो खाया, बहुत अच्छा लगता है। डोमिनोज़ वालों का खाओ, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो मेरे को कोई कमीशन दे रहे हैं इसके लिए, प्रमोशंस के लिए। उसमें एक आता है स्पेशल कैटेगरी, दैट इज़ चीज़ बर्स्ट। खाओ, बहुत अच्छी फील आती है उसके अंदर। ठीक है, अब जब आपके घर पे वो डिलीवर होता है तो डिलीवर होते वक्त उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? एक तो पिज़्ज़ा आता है, उसके बाद ओरिगानो वगैरह कुछ होता है, ठीक है, चिली फ्लेक्स आती है। ठीक है, क्या बस यही होता है? क्या यही आपको डिलीवर किया जाता है? बोलो, क्या यही डिलीवर होता है या कुछ और भी डिलीवर होता है साथ में? कंफ्यूज हो गए? बताओ। टिश्यू पेपर आ जाते हैं, उसका बॉक्स आ जाता है। तो डोमिनोज पिज्ज़ा जब आया तो ये सब चीज़ों के साथ आया, तो आपने सिर्फ पिज़्ज़ा क्यों खाया, ओरिगानो या चिली फ्लेक्स क्यों खाया? भाई आया तो वो भी था ना, चार्ज तो उसका भी दिया है आपने, पैसा तो उसका भी दिया है, तो खाओ ना उसको बैठ के। उस समय तो नहीं नहीं ज्ञान लगाएंगे पूरा, अरे इसके लिए थोड़ी ना पैसा दिया है हमने। बात समझ में आई? ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोल में दो लेंथ है, 0.8L और 2L। लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रिक पोल बोला है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो लेंथ आएगी वो कौन सी है? 0.8L है, 2L भी है। अब इसको सोचना चाहो तो ऐसे सोच लेना कि पिज्जा भी है और उसका कवर भी है। आप ये सोच लो कि कवर के लिए डिजाइन करते रहो, कवर को ओवन में लेते जाओ, कवर ये सोच के भी देखो बेटा, कई बार लोग होता है उनकी इतनी बुद्धि होती है, वो ये कह लेते हैं हमने तो कवर के लिए पैसा दिया था। बोला बिल्कुल बढ़िया, तो कवर खा और मस्त रहे, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ मत कहना, आप पिज्जा लेकर निकल लो चुपचाप, बहस मत करना इसके अंदर ज्यादा। लेकिन भ्रम है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करना। आज का ये भ्रम यही था कि जब इफेक्टिव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल अगर पूछा जाए
5 मीटर का है, तो उसके चलते ये सब कहानियां बनाई गई है उसके चारों तरफ। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि भ्रम के चारों तरफ बहुत कहानियां बनती है, तो इसमें सीधा आंसर ये क्या होगा, 0.8 इंटू एल, दैट इज 0.8 इंटू 5, कितना हो गया, 4 मीटर। ठीक है। और ये एग्जामिनर के देखो बेटा इतने तो मैच्योर आप होने चाहिए, बोला 10 मीटर भी तो दिया है। हाँ, तो उसके साथ में दिया है ना डोमिनोज का डब्बा, खा लो उसको डब्बा को बैठ के यहाँ पर। बोला गया कि साहब कभी कभी तो जो है हमारे 100 पेपर हुए, 100 में से 5 पेपर में था जो डब्बा ही आंसर था हमारा। हाँ, तो सही बात है, तो आपकी मर्जी, आप डब्बे का आंसर रखो, मैं 95 का आंसर रख लेता हूँ, प्रायोरिटी रख लेता हूँ। और बेटा देख, डिज़ाइनर से पढ़ रहे हो तो डिज़ाइनर तो देख चीज़ वो बताएगा जो होना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी। भ्रम में जीना है, जीते रहो। आज का भ्रम का यही था आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट भ्रम को तोड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।